नमस्कार साथियों, आज हम वास्तुशास्त्र पर बात करेंगे। वास्तुशास्त्र पिछले 20 वर्ष में बहुत अधिक सुनने में आया है। आपने देखा होगा कि 20-25 वर्षों में अचानक से वास्तुशास्त्र का प्रचलन बढ़ गया है। जब भी कोई नया घर बनाता है, कोई प्लॉट खरीदता है, तो वो हमसे संपर्क करता है, हम जैसे लोगों से संपर्क करता है और उस प्लॉट और उस जमीन का वास्तु वो दिखाता है कि सर ये वास्तु की दृष्टि से सही है अथवा नहीं है। मित्रों, सबसे पहले तो हम बात करना चाहते हैं कि आखिर वास्तु है क्या। वास्तु जो है वो वस्तु शब्द से बना है। तो वस्तु का मतलब आप सभी जानते हैं, एक चीज, एक वस्तु जो दिखाई देती है, जिसे महसूस किया जाता है, तो उससे ये शब्द बना है। और इसका जन्म कहाँ से हुआ, तो एक पौराणिक घटना है कि एक बार भगवान शंकर और अंधकटिहार नामक राक्षस का भयंकर युद्ध हुआ और उस युद्ध में भगवान शिव के बदन से जो पसीना टपका, उस पसीने की बूंद से एक महादैत्य का जन्म हुआ। वो महादैत्य जो था, जब उस महादैत्य को सभी देवताओं ने देखा तो वो सब बड़े भयभीत हो गए और सभी लोग ब्रह्मा के पास गए, प्रार्थना करने लगे, प्रभु ये क्या आफत आई है, इससे हमें बचाइए। तो ब्रह्मा ने महादैत्य को उठाकर उल्टा जमीन पर पटक दिया, मुंह केवल जमीन पर पटक दिया। महादैत्य जो था उसने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरा क्या दोष है इसमें जो आपने मुझे सजा दी। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर कहा कि हे दैत्य, आज से तुम्हारा नाम वस्तु के आधार पर वास्तु होगा। अर्थात इस जमीन के जितने टुकड़े होंगे उस प्रत्येक टुकड़े में तुम अलग अलग रूप से निवास करोगे और जब भी इस जमीन का कोई उपयोग करेगा तो सबसे पहले वो तुम्हारा पूजन करेगा। तुम्हारा पूजन करने के बाद ही इस जमीन पर कोई निर्माण कार्य होगा। यह वरदान उसको देकर ब्रह्मा जी ने और वास्तु पुरुष का नाम उसको दे दिया। तब से लगातार, चाहे हम छोटा निर्माण करें, चाहे हम बड़ा निर्माण करें, जब निर्माण करते हैं, चाहे वो नींव खोद कर करें, चाहे बने बनाए मकान के ऊपर की मंजिल, उससे ऊपर की मंजिल, उससे ऊपर की मंजिल का हम निर्माण करें, वास्तु का पूजन हमेशा। अर्थात वास्तु पूजन जो है वो निर्माण का एक अति आवश्यक अंग है। उसके पूजन के बिना निर्माण की कल्पना नहीं की जाती। मित्रों, आपने देखा होगा कि जब किसी जमीन पर किसी भवन की नींव खुदती है तो नींव पूजन होती है। वो कहने को नींव पूजन है, उस नींव पूजन के साथ साथ वहीं वास्तु पूजन भी होता है। वास्तु पुरुष की भी एक प्रतिमा जो होती है, उस वास्तु पुरुष की प्रतिमा को भी वहाँ पर स्थापित किया जाता है। चांदी की बनी हुई होती है, उसको स्थापित किया जाता है और पूजा अर्चना की जाती है। विशेष रूप से दिशाओं के आधार पर उसका निर्धारण होता है, पूजा अर्चना की जाती है ताकि वह भवन, वह निर्माण कार्य जो हो रहा है, चाहे वो रहने के लिए हो रहा है, चाहे वो व्यवसाय के लिए हो रहा है, वो शुभ हो, अच्छा फलदायी हो, समृद्धशाली हो। तो ये वास्तु का प्रचलन वैदिक काल से है। पुरानी जो खुदाई में जो पुराने भवन के अवशेष मिलते हैं, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष से भी स्पष्ट होता है कि पूर्ण वास्तु के आधार पर ही सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण हुआ था। उसके बाद भी कालांतर में और जितनी खुदाइयाँ हुई हैं, उन सारी खुदाइयों से यह स्पष्ट हो गया है कि जो वास्तु की पूजा हुई है, वास्तु के आधार पर ही इस सारे शहर का या जो भी अवशेष प्राप्त हुए हैं, इनका निर्माण हुआ है। तो वास्तु अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण पूजा मानी जाती है। अतः आजकल ये प्रचलन वापस से बढ़ गया है। पुराने जितने कारीगर और मिस्त्री हैं वो इन सारी चीज़ों को जानते समझते हैं, इसलिए वो स्वयं वास्तु की पूजा कर लेते हैं, वास्तु के अनुसार कर लेते हैं। लेकिन इन दिनों पिछले 20 साल में, 22 साल में, 25 साल में इसका प्रचलन बढ़ गया है और इसको लेकर बहुत से लोग हमसे संपर्क करते हैं कि हमें किस दिशा में क्या रखना चाहिए, किस दिशा में क्या रखना चाहिए। इवन आज तक तो आजकल तो
जो भवनों के नक्शे बनते हैं वो वास्तु के आधार पर ही बनते हैं, ताकि बाद में और कुछ उसमें तोड़फोड़ नहीं हो। पहले नक्शे पर ही वो सारी चीज़ वास्तु के अनुसार निर्धारित कर दी जाती हैं, ताकि उसमें रहने वाले, उसमें व्यवसाय करने वाले किसी भी जातक को कोई परेशानी नहीं हो। आज हम वास्तु के कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों पर बात करेंगे, कुछ शुरू के कुछ बिंदु लेंगे और कोशिश करेंगे कि क्रमवार हम इसको आगे बढ़ाएं। आज हम बात कर रहे हैं घर के मुख्य द्वार की। मित्रों, घर प्रत्येक व्यक्ति का सपना होता है, घर प्रत्येक प्राणी का होता है। छोटे से छोटे, सृष्टि के छोटे से छोटे प्राणी से लेकर बड़े से बड़े प्राणी का भी अपना एक घर होता है। वह घर खुला भी हो सकता है, वह घर बंद भी हो सकता है। चाहे वो प्राणी जलचर हो, चाहे वो उभयचर हो, चाहे वो थलचर हो, और फिर चाहे वह मनुष्य हो और चाहे वह जीव जंतु हो, घर सबका होता है। और आप ये मानकर चलिए, जो प्राणी बोल नहीं पाते, सोच नहीं पाते, जो बुद्धि का जिनके पास अभाव होता है, प्रकृति ने उनको एक अनोखी शक्ति दी है कि वह अगर बैठते भी हैं तो वास्तु के अनुसार बैठते हैं, वह अगर लेटते भी हैं तो वास्तु के अनुसार लेटते हैं। कभी गौर करके इस चीज़ को देखिएगा। तब मनुष्य के पास तो बुद्धि भी है और साधन भी है। इसलिए वास्तु का प्रयोग हम लोगों ने बहुत अच्छे से और बहुत बुद्धिमता से करना प्रारंभ किया, क्योंकि जिस घर में हम कहते हैं कि घर की जो नींव पड़ती है वो 1000 साल की पड़ती है, बार बार नहीं बदला जाता, तो फिर वो स्थायी होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए ताकि उसमें रहने से सुख मिले, चैन मिले, आराम मिले, समृद्धि मिले, विस्तार हो, विकास हो, वंश वृद्धि हो। उन सब के लिए यह आवश्यक है कि वह घर वास्तु सम्मत हो, और वास्तु सम्मत तभी होगा जब हम किसी अच्छे वास्तु विज्ञ से उसके दिशा का निर्धारण करवाएंगे, इसका नक्शा बनवाएंगे, और कौन सी जगह कहाँ होनी चाहिए उसका विधिवत तरीके से निर्धारण करेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं वास्तु में मुख्य द्वार की। मुख्य द्वार के कुछ बिंदु होते हैं। देखिए, विशेष रूप से तो किसी भी जमीन के ऊपर खड़े होकर ही यह निर्धारित किया जाता है कि कहाँ क्या होगा, क्योंकि वास्तु के लिए जब हम कंपास लगाते हैं तो बहुत कम डिग्री पे, बहुत कम अंतर पे भी दिशाओं के निर्धारण में बहुत फर्क पड़ जाता है। इसलिए उस जमीन पर, उस प्लॉट पर जाकर जब हम कंपास लगाते हैं तो ही सही दिशा का निर्धारण होता है। इसलिए कोशिश ये करें कि भवन निर्माण से पूर्व आप किसी वास्तु विज्ञ से संपर्क करके उस भूमि पर जाकर कंपास लगवाएं, ताकि दिशाओं का सही निर्धारण हो सके। कभी कभी ये बताया जाता है, हमारे पास जो जातक आते हैं कि साहब मेरा पूर्व मुखी मकान है, मेरा पश्चिम मुखी है, मेरा उत्तर मुखी है, मेरा दक्षिण मुखी है, इसके आधार पर आप नक्शा बना दीजिए। या वो नक्शा लेकर आते हैं, नक्शे पे निर्धारण होता है। तो मित्रों, वहाँ पर भी कंपास के रखने में या बताने, दिशा के बताए जाने में थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है, और थोड़े बहुत अंतर से वास्तु में बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। कभी कभी हम देखते हैं कि मकान बहुत अच्छी दिशा में है, ईशान कोण का मकान है, पूर्व कोण का मकान है, पश्चिम का मकान है, लक्ष्मी की आवृत्ति होती है उधर से, उत्तर का मकान है, लेकिन फिर भी वहाँ समृद्धि नहीं है, फिर भी वहाँ शांति नहीं है, फिर भी वहाँ वंश वृद्धि नहीं है, फिर भी बेचैनी है, फिर भी परेशानी है। आखिर ऐसा क्यों होता है? वहाँ वही अंतर आ जाता है, डिग्री का बहुत छोटा सा अंतर आ जाता है। उस छोटे से अंतर पे जो संधि काल होता है, जो संधि स्थान होता है, जैसे ग्रहों में जो संधि काल होता है, वो संधि काल कभी कभी बहुत अच्छा लाभ देता है और वो संधि काल कभी कभी बहुत बड़ा नुकसान कर देता है। तो वो संधि स्थल जो है और संधि काल है, वो यहाँ पर महत्वपूर्ण होता है कि वो संधि काल जो है या संधि स्थल जो है, हम कहें कि कहने का थोड़ा सा ही तो अंतर है, वो थोड़ा सा अंतर हमारे जीवन में बहुत बड़ा अंतर ला देता है। इसलिए जब भी आप भवन निर्माण करें, आप करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, आप लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, आप अपनी सुख, समृद्धि, शांति और वंश वृद्धि के लिए वो पैसा खर्च कर रहे हैं, आप अपनी आने वाली पीढ़ियों को देने के लिए एक पूंजी, एक प्रॉपर्टी देने के लिए वो पैसा खर्च कर रहे हैं, और वही सब आपको नहीं मिले तो सारा पैसा व्यर्थ है। ऐसे में थोड़े से लालच के चक्कर में
कि कोई वास्तुविज्ञ कुछ हजार या कुछ लाख रुपए ले लेगा, ये तो बचाए जा सकते हैं, इनको बचाते हैं और फिर हम जीवन भर की आफत मोल ले लेते हैं और फिर हम उससे कई गुना ज़्यादा उन लोगों को दे देते हैं जो अधकचरा ज्ञान जिनके पास होता है और जो आपको मूर्ख बनाते हैं। इसको ऐसे कर लीजिए, इसको ऐसे कर लीजिए, इस पे यहाँ कर लीजिए, इसको यहाँ से तोड़कर यहाँ बना लीजिए। आप इस तोड़ बोड़ में ही लगे रहते हैं और मन की शांति समाप्त होने की बजाय और अधिक बढ़ जाती है। इसलिए मेरी सलाह है कि जब भी आप भवन निर्माण करें तो किसी वास्तुविज्ञ से आप संपर्क कर लें। अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वास्तु दोष में घर के मुख्य द्वार को लेकर कि घर का मुख्य द्वार जो है वो कैसा होना चाहिए। तो घर का मुख्य द्वार जो है वो कभी भी किसी भी स्थिति में किसी दूसरे बड़े द्वार अथवा बिजली, टेलीफोन के खंबे और सामूहिक कचरा पेटी के सामने नहीं होना चाहिए। फिर सुन लीजिए, मुख्य द्वार किसी दूसरे बड़े द्वार, बिजली के खंबे, टेलीफोन के खंबे, सामूहिक कचरा पेटी के सामने नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात ये ध्यान रखिए, जहां आप मुख्य द्वार बना रहे हैं उसके सामने बिल्कुल सामने कोई बड़ा वृक्ष भी नहीं होना चाहिए, विशाल वृक्ष भी नहीं होना चाहिए। छोटा वृक्ष जो है उसको भी वहां से हटा दीजिए, क्योंकि मुख्य द्वार के सामने वो द्वार वैद्य माना जाता है, इसलिए द्वार वैद्य नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, द्वार किसी भी दिशा का हो सकता है, अलग अलग है। वो प्रत्येक व्यक्ति की राशि, उसकी कुंडली के आधार पर निर्भर करता है कि उसको कौन सा द्वार, कौन सी दिशा सूट करेगी, उसके लिए उपयोगी होगी। तो वह जातक की कुंडली के आधार पर ही अपन निर्धारित करेंगे। लेकिन मुख्य द्वार के जब हमारा मुख्य द्वार बन जाए तो मुख्य द्वार के ऊपर गणपति की 5 इंच की मूर्ति सदैव स्थापित होनी चाहिए। 5 इंच की मूर्ति बिना प्राण प्रतिष्ठा के स्थापित होनी चाहिए और उसके पीछे की तरफ एक और गणेश प्रतिमा या गणेश जी की तस्वीर बिल्कुल उसकी पीठ के पीछे होनी चाहिए। कहते हैं कि गणेश जी की पीठ के पीछे दरिद्र होता है, तो गणेश जी की पीठ के पीछे भी आप गणेश जी ही लगा दीजिए, तो कहीं भी हमें दरिद्र दिखाई नहीं देगा। तरक्की, समृद्धि, विकास ये होता रहेगा। मित्रों, तीसरा बिंदु है कि उत्तर पूर्वी कोना, जिसे हम ईशान कोण कहते हैं, ईशान कोण में वास्तु पुरुष के मुख का स्थान होता है। ईशान कोण जो होता है वास्तु पुरुष का मुख होता है, तो उस स्थान को हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए। अगर ईशान कोण का आपका मुख्य द्वार बनता है, सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, तो उस कोने को, मुख्य द्वार को, उसके आसपास हमेशा स्वच्छता रखनी चाहिए, सफाई रखनी चाहिए और सदैव उसके सुबह शाम दोनों टाइम उसकी सफाई का ध्यान रखना चाहिए। तो ये मुख्य द्वार के लिए है कि मुख्य द्वार मालिक के कुंडली के आधार पर निर्धारित दिशा में होना चाहिए। यानी आप जब भूमि खरीदें, जब प्लॉट खरीदें, उससे पहले आप ये निर्धारित कर लें कि किस दिशा का प्लॉट आपके लिए, किस दिशा के मुख्य द्वार का प्लॉट आपके लिए जो है वो उपयोगी रहेगा, उसी को आप खरीदें, उसी के बारे में विचार करें। और उचित ये हो कि एक बार उस प्लॉट को खरीदने से पूर्व किसी वास्तुविज्ञ को उस भूमि पर ले जाकर खड़ा कर दें, ताकि आपके आगे की समस्याएं जो हैं वो नहीं हो, उनका समाधान वहीं हो सके और उस वास्तुविज्ञ के दिमाग में एक नक्शा सेट हो सके कि इस पर किस जगह कैसे क्या मुझे नक्शा तैयार करना है, ताकि यह जो जातक इतनी उम्मीद लेकर मेरे पास आया है, भविष्य में इसको सुख, समृद्धि, शांति, वैभव और वंशवृद्धि प्राप्त हो। तो मित्रों, आज केवल इतना ही। आगे की वीडियो में हम इसी विषय को आगे बढ़ाएंगे, कोशिश करेंगे कि लगातार आपको हम इस तरह की वीडियो देते रहें, ताकि आपके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और वंशवृद्धि होती रहे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।